इस वीडियो के पार्ट 1 में बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27 के बारे में बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से चालू होने वाला है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है और भी काफी सारे कुछ इसमें बताया गया है। और यह वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें बताया गया है कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। बिल्कुल OTR से लेकर के फाइनल सबमिट तक इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको हर एक स्टेप आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियली वेबसाइट है BC और EBC वालों के लिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। SC ST कैटेगरी वालों का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन सेशन 2026 से 27 के लिए ओपन किया गया हुआ है। BC EBC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन 15/7/2026 से 15/9/2026 तक यह इस तरह से इसका डेट दिया गया हुआ है। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया हुआ है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन इंटरफेस आ जाता है, जिसमें OTR नंबर जो कि 14 डिजिट का OTR नंबर होगा उसे डालना पड़ता है और फिर कैप्चा डाल करके आपको गेट OTP पर क्लिक करना होगा। अब ये OTR नंबर क्या है? OTR नंबर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अभी आपके पास अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले OTR नंबर जनरेट करना होगा। जनरेट करने का मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। इसके लिए NSP के पोर्टल पर जा करके वहाँ से जनरेट करना होगा। इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। यह है NSP का ऑफिशियली पोर्टल। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट योर OTR। इसमें OTR के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जिसमें 4 स्टेप्स है। इन चारों स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आपको OTR नंबर जनरेट करके दे दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में गाइडलाइन, इसको आप पढ़ लेंगे और यहाँ पर आपको दोनों चेक बॉक्स को क्लिक करते हुए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP आएगा। तो इस तरह से OTP आ जाने के बाद आपको OTP एंटर करना होगा। यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को आप सेम टू सेम इसमें डाल देंगे। अभी क्या है, सर्वर का प्रॉब्लम है, इसलिए गेट OTP करने के बाद भी OTP जल्दी नहीं आ रहा है। तो आपको 2-3-4 बार ट्राई करना है। इस तरह से बारंबार ट्राई करने के बाद OTP आ जाएगा। मैंने भी काफी टाइम ट्राई किया तब जाकर के यह OTP आया है। अगर यह कैप्चा आपको सामने नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर इस रिलोड वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। सर्वर सही होगा तो यह सामने आ जाएगा। इस कैप्चा को इसमें डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया और थर्ड वाले स्टेप eKYC में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक करना होगा। गेट OTP पर क्लिक करते ही आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। यहाँ पर उस OTP को डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद इस तरह से NPCI सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। आपके आधार से सारा डेटा फेच कर लिया गया हुआ है। यहाँ पर कुछ समय रुकेंगे तो यह ऑटोमेटिक यहाँ से साइड हो जाएगा और आपका आधार कार्ड में जो डेटा है यहाँ पर फिलअप रहेगा ऑलरेडी। इसमें आप किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना मदर्स नेम, फादर्स नेम और अपना ईमेल आईडी, जो एक्टिव ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आप एंटर करेंगे। मदर्स नेम और फादर्स नेम मैट्रिक में दिए गए सर्टिफिकेट के हिसाब से ही डालेंगे। यहाँ पर देखा जा सकता है कि आधार नंबर से जो बैंक सीडेड है वो यहाँ पर आ गया है। अगर आपका बैंक सीडेड नहीं है तो अपने बैंक जा करके NPCI करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फिनिश पर क्लिक करना होगा। फिनिश पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन जनरेटेड सक्सेसफुली हो गया और यहाँ पर मैसेज आ गया, यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड द रेफरेंस एंड योर रेफरेंस नंबर इज इतना। यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर सामने आ गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, काइंडली डाउनलोड द NSP OTR मोबाइल ऐप एंड कंप्लीट योर फेस ऑथेंटिकेशन फॉर जनरेटिंग OTR। यानी कि अब आपके फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। उसके बाद आपका OTR नंबर जनरेट हो जाएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। आप वहां से जा करके प्ले स्टोर के माध्यम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इस लॉगिन इंटरफेस पर आ करके यहाँ पर आपको डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से भी आप गेट लिंक करके आप इसे अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको फेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस दिखाने वाला हूँ अपने मोबाइल फोन में। यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली आपको डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये गूगल प्ले स्टोर का ऑफिशियल पेज खुल करके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना होगा। यह याद रखें, आपका जो यह ईमेल आईडी है आपके जिस भी फोन में लॉगिन होगा
उस फ़ोन में यह एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कन्फर्मेशन आया है कि जो फ़ोन है वह फ़ोन सामने आ गया है। हम यहाँ से फ़ोन को लिस्ट को भी चेंज कर सकते हैं कि अलग-अलग डिवाइस में अगर हमारा यह ईमेल आईडी लॉगिन होता तो हम डिवाइस को चूज करके हम उस डिवाइस में हम इंस्टॉल करा सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक ही डिवाइस में यह ईमेल आईडी लॉगिन है, इसलिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। हमसे यहाँ पर इस ईमेल आईडी का पासवर्ड मांगा जा रहा है। पासवर्ड डाल करके आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। या अपने मोबाइल फ़ोन में डायरेक्ट NSP OTR एप्लीकेशन सर्च करेंगे, वो सामने आ जाएगा। आइकन सेम देख करके आप अपना इंस्टॉल कर लेंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद डायरेक्ट आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको eKYC बाय फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे रेफरेंस नंबर मांगा जाएगा। जो रेफरेंस नंबर आपने क्रिएट किया है उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आप डाल देंगे और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस फॉर फेस ऑथेंटिकेशन का नीचे ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आप क्लिक करके अपना फेस ऑथेंटिकेशन कर लेंगे। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आधार के द्वारा यहाँ पर आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। फेस ऑथेंटिकेशन करते वक्त अपने चेहरा को उस रेड सर्कल में रखें और अपने आँख को 2-3 बार जल्दी जल्दी खोल बंद करें, जिससे आपका वह रेड सर्कल ग्रीन में बन जाएगा और आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह से 14 डिजिट का OTR नंबर सामने आ जाएगा। इस OTR नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए 14 डिजिट OTR नंबर इसमें डालेंगे और यह कैप्चा जो दिख रहा है इस कैप्चा को इसमें डाल करके गेट OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से मैसेज आएगा, आप ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर करके इस कैप्चा को डालेंगे, फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, इसमें आप मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने NSP के पोर्टल पर डाला था। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और आपका जो OTP आया है वह OTP यहाँ पर एंटर करेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेड स्टार मार्क में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर है आपके द्वारा अपलोड किए गए जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र के सफल सत्यापन के बाद ही आपको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि दी जाएगी। दूसरा है शैक्षणिक वर्ष हेतु आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल से पूर्व जारी नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका हिंदी यहाँ पर है, यदि आप सूची में अपना कॉलेज, संस्थान या पाठ्यक्रम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कृपया अपने कॉलेज, संस्थान के नोडल अधिकारी से संपर्क करें तथा उन्हें PMS पोर्टल बिहार 2026 से 27 पर पंजीकरण एवं अद्यतन करने हेतु अनुरोध करें, तभी आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। आगे है सफल सत्यापन के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजा जाएगा। उसके बाद यदि आप कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो कृपया सही दस्तावेज संख्या एवं विवरण निर्धारित तिथि के भीतर अपडेट करें। आगे है आवेदन फाइनलाइज करने से पहले विद्यार्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आपका आधार बैंक खाते से सीडेड है। बिना आधार सीडिंग के आप आवेदन को फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड में कौन सा बैंक सीडेड है यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यदि नहीं है तो अपने बैंक से जा करके आप NPCI करवा सकते हैं। उसके बाद है डिफेक्टेड आवेदन की स्थिति में यदि छात्र द्वारा 15 दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है तो आवेदन अस्थायी रूप से अस्वीकृत यानी कि रिजेक्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके पश्चात छात्र को अपने संस्थान या जिला कार्यालय में संपर्क कर आवेदन को पुनः सक्रिय कराना होगा अथवा छात्र स्वयं ही आवेदन को पुनः सक्रिय कर सकते हैं, अन्यथा आवेदन को अस्थायी रूप से अस्वीकृत श्रेणी में रख दिया जाएगा। और अंतिम है डिफेक्टेड आवेदन यानी कि जो त्रुटिपूर्ण आवेदन है उसको सुधारने एवं फाइनलाइज करने के लिए छात्र को अधिकतम 3 अवसर प्रदान किए जाते हैं। यदि 15 दिन के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो आवेदन को अस्थायी रूप से अस्वीकृत यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, सीरियल नंबर है, पर्सनल डिटेल्स है, कॉलेज एंड कोर्स एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर स्टेटस है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ID दिख जाएगा, जिसमें अभी कोई एप्लीकेशन ID नहीं है। जब आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तब जाकर के आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन ID देखने को मिल जाएगा। यहाँ ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्टूडेंट डिटेल्स। सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा। ये सारा स्टेप्स आपको क्लियर करके आपको फाइनल करना होगा। यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर चूज करना होगा जो कि 26 से 27 है। उसके बाद स्टूडेंट का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर दिव्यांग है तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा नो पर। जो कैटेगरी आपने चयन किया था वो सामने आ जाएगा। अगर गड़बड़ी हुआ है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जेंडर आपका सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आप मैरिड अनमैरिड जो भी है आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी सिलेक्टेड है।
रिलीजन जो आप बिलोंग करते हैं उस रिलीजन को आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फादर्स नेम और मदर्स नेम आपने पहले ही फिलअप कर रखा है, अगर इसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी है तो आप इसे एडिट कर लेंगे। फादर्स ऑक्यूपेशन यानी कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें से अपने हिसाब से आप चयन कर लेंगे। अगर आपके पिताजी किसान हैं तो आप फार्मर चयन कर सकते हैं, अगर इसमें से लिस्टेड नहीं है तो आप अदर चयन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रहेगा, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इस बटन का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना एक एक्टिव ईमेल आईडी देंगे। उसके बाद आपका जो है स्टेट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, आपने जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया था वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ब्लॉक है ब्लॉक चयन कर सकते हैं, आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है। नेक्स्ट में आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता, अभी आप जहां रह रहे हैं वो आपको एड्रेस लिखना होगा। इसमें अपना विलेज, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट ये लिख सकते हैं और आप उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस यानी कि आपका अस्थायी पता जो है वो कहाँ है वो आपको इसमें लिखना होगा। अगर दोनों सेम है तो आप नॉर्मली इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे, जो आपने इसमें एंटर किया था वो सेम टू सेम इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद अपलोड फोटो पर क्लिक करना है। फोटो का डायमेंशन, साइज और सपोर्टेड फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया हुआ है, उसके हिसाब से अपना फोटो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि आपका पासपोर्ट साइज जो फोटो होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, 6 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए और साफ साफ विजिबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपका यहाँ पर फोटो दिख जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है अपलोड इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फिर से एकेडमिक ईयर चूज करना होगा और यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स फिलअप करना होगा अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से। आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट है, यहाँ पर इश्यूड बाय आरओ सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद है इश्यूड टू यानी कि किसके नाम से सर्टिफिकेट है, अगर आपके नाम से है तो सेल्फ रहने देना है, अगर पिताजी के नाम से है तो फादर्स, अगर आपके मदर्स के नाम से है तो आपको मदर पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट में इनकम सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर आपको कोड और ईयर दिया गया हुआ है, बस उसके लास्ट में जो नंबर होता है वो नंबर आपको यहाँ पर अब लिखना होगा। ईयर को आप किसी भी तरह से हटा नहीं सकते हैं क्योंकि आपको 1 अप्रैल के बाद का इसको देना है। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज करके आप जहाँ भी रख रखे होंगे आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद है इश्यू डेट, आपके सर्टिफिकेट में जो डेट लिखा होगा वो डेट आप डाल देंगे। एनुअल इनकम जो आपके सर्टिफिकेट में होगा वो डाल करके आप सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। उसी हिसाब से यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का डिटेल्स देना है। यहाँ पर आरओ ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, यहाँ पर आप सेल्फ को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर अपने नाम से ही सर्टिफिकेट का डिटेल्स देना भी होगा और अपलोड भी करना होगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट का कोड जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको ईयर सिलेक्ट करना होगा कौन से ईयर में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस आप 2024 के बाद का ही सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हमने पार्ट 1 में 2020-21 के बाद का बताया था, मगर यहाँ पर 2024 से ही मांगा जा रहा है, इस बात का आप ध्यान रखें। आपके सर्टिफिकेट पर जो इशू ईयर होगा उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद का जो नंबर होगा यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा, यहाँ पर इशू डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड अपलोड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोनों अपलोड कर देंगे यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली अपलोड का। अपलोड हो जाने के बाद गो टू होम पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर चेक योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे। कभी कभी यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल सकता है, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से सीडेड है तो यहाँ पर इस तरह से सीडेड का ऑप्शन जरूर आ जाएगा, आप 2-3 बार इसे ट्राई करें। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ पर इस फॉर्म को खोलेंगे। जैसे ही खोलेंगे यह फॉर्म सामने आपको खुल करके आ जाएगा और सारे स्टार मार्क वाले कंपलसरी फील्ड को आपको फिलअप करना होगा। इसमें एकेडमिक ईयर डाल देंगे, यहाँ पर अप्लाई फॉर फ्रेश रहने देंगे। अगर आपने पिछले साल या उससे पहले भी आपने आवेदन किया है तो आपको रिन्यूअल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका बिहार ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट यानी कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं वह किस डिस्ट्रिक्ट में है आपको चयन करना होगा। यहाँ पर है इंस्टीट्यूट नेम, अपना इंस्टीट्यूट का नेम इस लिस्ट में आप देखेंगे। इंस्टीट्यूट नेम सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर कोर्स ग्रुप है, आप जिस भी स्टैंडर्ड में अपना पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यानी कि 11th और 12th है, ग्रेजुएशन है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, फिर पोस्ट डॉक्टरल है, उसके बाद अदर है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं है तो आप अदर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे है कोर्स नेम, इसमें काफी सारा कोर्स है, आप जो कोर्स कर रहे हैं इसमें से आप सही ढंग से आप चयन करेंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर है योर कोर्स ड्यूरेशन शुड बी मैच द स्टैंडर्ड एकेडमिक ईयर डिफाइंड बाय योर बोर्ड यूनिवर्सिटी। आपका कोर्स सेशन कब से कब तक है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। यहाँ पर आपका इस कोर्स में कब एडमिशन हुआ था वो यहाँ पर आपको लिखना होगा, आपको एडमिशन स्लिप पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन या रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपका उसमें अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो नॉर्मली आप एडमिशन नंबर भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर करंट कोर्स ईयर है जो कि 2026 से 27 के लिए है। ध्यान दें, अगर यह सेशन 2024 से 2027 होता
और यहाँ पर यह कोर्स 2026 से 27 होता है। तो यह डेट सेम टू सेम इसमें नहीं होता, 26 से 27 में, यानी कि जो अलग अलग पार्ट में, हर पार्ट में अलग अलग एडमिशन होता है। तो 26 से 27 में जो एडमिशन हुआ वो डेट कौन सा है इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में 26 से 29 में यह डेट सेम रह जाएगा, क्योंकि 26 से 27 इसका फर्स्ट सेशन है और यही एडमिशन डेट इसमें आ जाएगा। तो अपना हिसाब से देख ले, आपका यह सेशन में जो एडमिशन डेट होगा वो आपको लिखना होगा। क्लास सेक्शन जो कि मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। अगला है मोड ऑफ स्टडी, इसमें अलग अलग ऑप्शन है, रेगुलर है, पार्ट टाइम है, कॉरेस्पोंडेंस है। अपना देख लेंगे आप रेगुलर एडमिशन कराए हैं या पार्ट टाइम या कॉरेस्पोंडेंस, अपने हिसाब से इसमें सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फी अमाउंट है, यहाँ पर लिखा हुआ फी पेड बाई स्टूडेंट एज पर रिसिप्ट, यानी कि जो आपका जो फी रिसिप्ट होगा उस पर जो अमाउंट लिखा हुआ है वो आपको लिखना होगा। मेस हॉस्टल चार्ज आर नॉट एमिसेबल, ये आपको नहीं देना है। उसके बाद है पूछा जा रहा है स्टे इन हॉस्टल, यदि आप हॉस्टल में रहते हैं यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्जाम एज पर क्रेडिट सिस्टम, यानी कि क्या आपने पिछले वर्ष जो एग्जाम पास की थी वो क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत हुई थी, यानी कि आपका मार्कशीट में क्रेडिट्स SGPA, CGPA या क्रेडिट पॉइंट्स आदि दिए गए हैं तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, नहीं तो इसे आप नो रहने दें। यहाँ पर है हाउस होल्ड कैटेगरी, आपका परिवार गरीब से गरीब श्रेणी में आता है या नहीं, अगर आता है तो पुअरेस्ट, नहीं तो आप अदर पर सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है आपने जो प्रीवियस कोर्स पास किया था उसका डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ पर प्रीवियस कोर्स आपने कौन सा पास किया था वो आपको लिखना होगा। यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में दिया हुआ है, अगर आपने 12th पास किया है तो ग्रुप D चयन करेंगे, आपने 10th पास किया है तो ग्रुप O चयन करेंगे। इस तरह से आप देख लेंगे आपने पिछला एग्जाम कौन सा पास किया था, उसके हिसाब से आप चयन करेंगे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन में कौन सा कोर्स आप किए हुए हैं 12th में, आपको वो चयन करना होगा। यहाँ पर आपका BSCB या CBSE बोर्ड जो भी हो आप लिखेंगे। यहाँ पर एकेडमिक ईयर लिखना होगा। उसके बाद है कोर्स कंप्लीट, अगर कोर्स आपका कंप्लीट है तो यस, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है परसेंटेज, इस कोर्स में आपको कितना % मार्क्स आया था वो आपको लिखना है। आगे यहाँ पर डिक्लेरेशन बॉक्स है, सबको पढ़ करके आप तीनों को चेक करके प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका प्रीव्यू फॉर्म सामने आ गया है, अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर एडिट करके आपको फिर से आपको नेक्स्ट करना होगा। अब यहाँ पर फाइनलाइज एप्लीकेशन का ऑप्शन आ गया है और कह रहा है प्लीज रिव्यू एंड एक्सेप्ट ऑल डिक्लेरेशन बिफोर सबमिटिंग। सबमिट करने से पहले सारे डिक्लेरेशन को पढ़ करके आपको चेक करना होगा और जा करके आपको OTP जनरेट करके सबमिट करना होगा। तो इस तरह से सारा डिक्लेरेशन पढ़ करके समझ लेंगे और चेक कर देंगे सब में, और सब कुछ सही होने के पश्चात जनरेट OTP करेंगे। OTP जनरेट का मैसेज आ गया है, 4 डिजिट का OTP रहेगा। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाइड का मैसेज आ गया। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फाइल का साइज जो है 400 KB और फॉर्मेट जो है PDF होना चाहिए। उसके बाद जो आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसका यहाँ पर नंबर डालेंगे और उसका इशू डेट डालेंगे, आपको सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाएगा। पिछला वर्ष आपने जो भी एग्जाम पास किया है उस एग्जाम का सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। अगर आपने 12th पास किया है तो 12th का मार्कशीट डालना होगा, अगर आपने 10th पास किया है तो 10th का मार्कशीट डालना होगा, और इसका भी साइज जो है 400 KB और सपोर्टिंग फॉर्मेट PDF होना चाहिए। और यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको डालना होगा। यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके अपने कॉलेज से बनवाना पड़ेगा, कॉलेज के ऑफिशियल लेटर पैड पे, और फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर और जिस डेट को इशू किया गया था उस डेट को इस कैलेंडर के माध्यम से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है यहाँ पर फी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, आपके इंस्टीट्यूट से जो फी रिसिप्ट दिया गया था उस फी रिसिप्ट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। उससे संबंधित कुछ यहाँ पर जानकारी दिया है, आप इसे पढ़ करके समझ सकते हैं। फिर रिसिप्ट नंबर यहाँ लिखेंगे जो आपके फी रिसिप्ट पर होगा और उसका इशू डेट यहाँ पर चयन करेंगे। और लास्ट ऑप्शन है फी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यह जो है जो इंस्टीट्यूट आउट ऑफ बिहार है उसके लिए ही हम मैंडेटरी है। अगर आपका इंस्टीट्यूट बिहार में ही है तो आपके लिए हम मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और इस तरह से योर एप्लीकेशन इज फाइनलाइज एंड यू कैन नॉट चेंज एनी डिटेल्स, ऐसा मैसेज आ जाएगा सक्सेस का। आप ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखा है अपने संस्थान के नोडल ऑफिसर से संपर्क करके इसका निष्पादन कराएं। गो टू होम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ आकर के आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करके देखेंगे कि एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर आपको दिख गया। इस एप्लीकेशन आईडी पर आप क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर पॉपअप अगर ब्लॉक होगा तो इसे आप इनेबल कर लेंगे और फिर आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सामने खुल करके आ जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रिंट आउट करके इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा करके अपने कॉलेज को आप जमा कर देंगे। फिर वहाँ से जो है आपका फॉर्म जो है आगे की ओर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और इस तरह से आपका जो है फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ। तो
तो यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। मैं आपकी उस समस्या को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।